हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के थर्ड ब्लॉक का 8 यूनिट कवर कर रहे हैं। इससे पहले इस यूनिट की 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए। ये इस यूनिट की थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम जेंडर संबंधी मुद्दे और प्रवृत्तियां इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर एक मुद्दा है क्योंकि महिलाओं पुरुषों के बीच मूल रूप से अंतर और समानताएं हैं। जेंडर एक मुद्दा क्यों बना? क्योंकि महिलाएं और पुरुष इन दोनों के बीच जो है असमानताएं देखी गई, अंतर देखे गए। महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनका शोषण होता था, उनके साथ हिंसा की नीति अपनाई जाती थी। तो इसलिए जेंडर संबंधी मुद्दा उभरा और ये एक मुद्दा बन गया, एक बड़ा मुद्दा बन गया। आज की राजनीति में जेंडर जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अंतर और समानताएं विभिन्न तरीकों से अपने आप में कार्यान्वित हो सकते हैं विशिष्ट देशों या क्षेत्रों में, लेकिन कुछ व्यापक ढांचों में प्रश्नों के बिंदु हैं जिनको हमेशा से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि जेंडर जो है वो एक व्यापक ढांचों में एक प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमेशा से ही रहा है और उसकी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता हमेशा से ही रही है। निम्न कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि कैसे और क्यों जेंडर विभेद है और विशिष्ट स्थितियों में असमानता क्यों प्रासंगिक हो सकती है, ये दर्शाते हैं। तो बहुत सारे इसके मुद्दे हैं। जेंडर संबंधी हम मुद्दे और प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे हमें पता चलता है कि जेंडर एक मुद्दा क्यों बना, कैसे बना और जेंडर में क्या क्या विभेद होते रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या क्या होता रहा है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला मुद्दा जो है उसका ये है कि राजनीतिक शक्ति में असमानता। महिलाओं के साथ महिलाओं को निर्णय नहीं लेने दिया जाता था। वो कोई भी निर्णय का निर्धारण नहीं कर सकती थी। प्रतिनिधित्व में पहुंच नहीं होती थी उनकी, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। महिलाओं का संपूर्ण विश्व की राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखना और समझना है कि औपचारिक निर्णय निर्धारण संरचना शक्ति में जेंडर विभेद या अंतर बहुत है। मतलब पूरे विश्व की राजनीति में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो बहुत कम प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही ज्यादा कम जो है सीएम पीएम, ये बहुत ज्यादा कम होती है, राजनीति में बहुत कम भाग लेती हैं। तो उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है और इससे ही हमें समझ आ जाता है कि कितना महिलाओं के साथ जो जेंडर विभेद हो रहा है, जेंडर का अंतर हो रहा है वो कितना ज्यादा है। जैसे कि सरकारों, सामुदायिक परिषदों, नीति निर्धारण संस्थानों में, तो इन सब चीजों में महिलाओं की जो संख्या है वो हमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। महिलाओं का अर्थ प्रतिनिधित्व महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कम दिखाई देता है। मतलब इसमें बताया है कि महिलाओं का इसमें बहुत ज्यादा कम प्रतिनिधित्व और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत कम दिखाई देता है। असल में तथ्य ये है कि महिलाओं की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं और हित या दिलचस्पी पुरुषों से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए पुरुष उनको मान्यता नहीं देते क्योंकि महिलाओं की जो आवश्यकताएं होती है, उनकी प्राथमिकता है वो सब अलग होते हैं। पुरुष प्रायः इनमें शामिल नहीं होते या दिखाई नहीं देते। मतलब जो महिलाओं की आवश्यकताएं होती है, प्राथमिकताएं होती है, उनकी जो जिस चीज में उनका हित होता है, दिलचस्पी होती है, उसमें पुरुष जो है वो शामिल नहीं होते और इसलिए पुरुष ये स्वीकार नहीं कर पाते। पुरुष ये चाहते हैं कि महिलाएं जिस भी चीज में जाए वहां पर पुरुष शामिल हो। अब ऐसा नहीं है कि फिजिकली शामिल हो, मतलब बस वो शामिल हो, उनकी विचारधारा, मतलब महिलाओं को पुरुषों की जरूरत पड़े। पुरुष ये चाहते हैं कि महिलाएं जो है वो उनसे जुड़ी रहें, लेकिन असल में महिलाएं उनसे जुड़े नहीं रहना चाहती। सच ये है। तो इसलिए पुरुषों को ये बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो अपनी पुरुष वर्चस्ववादी अवधारणा को महिलाओं पर थोपना चाहते हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय प्राथमिकताएं या समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं प्राय बिना महिलाओं के प्रतिफल के परिभाषित की जाती हैं। तो इसीलिए जो पुरुष होते हैं वो राष्ट्रीयता की, क्षेत्रीयता की और उपक्षेत्रीयता की जो प्राथमिकताएं या फिर समुदाय की जो विशेषताएं हैं और प्राथमिकताएं, उसमें महिलाओं को जो है शामिल नहीं करना चाहते। महिलाओं से परिभाषित नहीं होती हैं। तो इसका नेक्स्ट है परिवार के अंदर असमानताएं। परिवार में भी महिलाओं के साथ महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनके साथ असमानता जैसा भेदभाव किया जाता है। परिवार में आपसी समझौता और निर्णय निर्धारण और संसाधनों तक पहुंचने में असमानताएं देखी गई हैं। मतलब परिवार में जो निर्णय होता है वो पुरुष लेता है, जो घर का मुखिया होता है वो पुरुष होता है और वही जो है निर्णय लेता है। संसाधनों तक भी महिलाओं की पहुंच बहुत कम देखी गई है, तो इसलिए परिवार में भी महिलाओं के साथ असमानता ही देखी जाती है। इससे अनुसंधानों और नीति दोनों के बारे में प्रश्न पैदा हुए हैं जो इस संकल्पना पर आधारित है कि परिवार के कार्य एक इकाई के रूप में पूरे होते हैं और यहाँ हर सदस्य को समान रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। तो अनुसंधान जो है और नीति दोनों ये देखते हैं कि दोनों में ये प्रश्न पैदा हुआ है कि जो परिवार है
वहाँ पर जो काम है वो एक इकाई के रूप में पूरे होते हैं, सभी जो है वो बराबर, सभी को बराबर लाभ मिलता है उसका, सभी सदस्य उसमें समान होते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ फिर भी भेदभाव किया जाता है। परिवार के स्तर पर भिन्नताओं और असमानताओं की जांच कई मुद्दों की समझ के लिए प्रासंगिक है। मतलब परिवार में जो महिलाओं के साथ असमानताएं होती है तो वो जो है उसका एक बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन मुद्दों में शामिल है महिलाओं और पुरुषों की योग्यता या आर्थिक प्रोत्साहती के प्रति प्रतिक्रिया, एचआईवी एड्स की रोकथाम तथा समुचित और समानतापूर्ण सामाजिक सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन को शामिल करके समझा जा सकता है। यानी कि परिवार में जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है, पुरुषों की योग्यता है, और पुरुषों की योग्यता या फिर आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, या फिर महिलाओं की जो हेल्थ से रिलेटेड बात है, हेल्थ, उनकी हेल्थ इसमें आती है, और समुचित समानतापूर्ण सामाजिक सुरक्षा नीतियां जो होती है। तो ये इन सबको देखकर हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है, कितनी ज्यादा परिवार में महिलाओं के साथ असमानता का भेदभाव किया जाता है। महिलाओं का जो हेल्थ सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा बेकार होता है, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है, पुरुष आर्थिक रूप से पुरुष सक्षम होते हैं, इसलिए वो महिलाओं के ऊपर महिलाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बताया गया। तीसरा है कानूनी स्तर और हकों में या फिर अधिकारों में भिन्नताएं, ये कह सकते हैं। राष्ट्रीय संविधानों और अंतर्राष्ट्रीय उपायों द्वारा घोषित करने के बावजूद कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं जिनमें व्यक्तिगत स्तर या स्थिति, सुरक्षा, भूमि, वंशागत विरासत और रोजगार के अवसरों को कानून और व्यवहार के द्वारा महिलाओं को समान अधिकार से वंचित किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय संविधान जो है और अंतर्राष्ट्रीय उपाय, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रों में जो देशों के संविधान हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई सारे ऐसे उपाय किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि महिला और पुरुष जो है वो आर्थिक रूप से भी हर तरह से समान है, उनको समान अधिकार प्राप्त किए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा, भूमि, वंशागत विरासत और रोजगार के अवसरों पर महिलाओं के साथ कानून और व्यवहार में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको इन सब चीजों से वंचित रखा जा रहा है। आज भी ऐसा हो रहा है, जबकि कानूनी स्तर पर महिलाओं को बराबरी का हक मिल चुका है, बराबरी का अधिकार मिल चुका है। एक साध्य के रूप में न महिलाओं के लिए दबावों जनित चिंता पर ध्यान देना आवश्यक है, परंतु इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक उत्पादकता और संवर्धन, गरीबी को कम करने और सतत संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय कार्यनीति की संरचना हो। यानी कि महिलाओं के लिए सब सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि महिलाओं का विकास हो, बल्कि समाज का भी विकास होगा। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो गरीबी खत्म होगी, जो आर्थिक उत्पादकता है वो ज्यादा बढ़ेगी, संवर्धन ज्यादा होगा, और जो समाज है उसका विकास होगा, राष्ट्रीय कार्यनीति का विकास होगा, राष्ट्र निर्माण का विकास होगा, सतत संसाधनों के लिए एक प्रबंधन के रूप में महिलाएं आएंगी, तो हर चीज को अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा। तो ये समाज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राज्य के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना या रखना केवल महिला कार्यकर्ताओं के लघु समूह की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इनके अलावा संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को समुचित अधिकार प्राप्त हो और वे सुरक्षित रहें। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं को जो अधिकार है और महिलाओं की जो सुरक्षा है, ये सिर्फ महिला जो कार्यकर्ता है उनके लिए ही जरूरी नहीं है। महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना सिर्फ उन्हीं महिला कार्यकर्ताओं के लिए ही जरूरी नहीं है। महिला कार्यकर्ता जो है ये एक बहुत छोटा सा समूह होता है, बहुत छोटी इकाई होती है, बहुत छोटा समूह होता है। महिला कार्यकर्ता में जैसे नारीवादी आ जाएंगे, ये नारीवादी जो होते हैं महिला कार्यकर्ता होते हैं, तो इसमें आ जाएंगे। इसमें नारीवादी जो है इसमें ये नहीं है कि महिलाएं ही जुड़ी होंगी, इसमें पुरुष भी होते हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहना है कि इसमें यही जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही या फिर महिला कार्यकर्ता ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करें, बल्कि ये पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे महिलाओं के अधिकारों को और सुरक्षित करें और महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करें। अब इसमें इसकी फोर्थ आएगा इसमें अर्थव्यवस्था में श्रम का विभाजन। अधिकतर देशों में महिला और पुरुषों को विभिन्न प्रकार से वितरित किया गया है। उत्पादन संबंधी क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों, कृषि और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में इन दोनों को विभाजित किया हुआ है। मतलब जो ज्यादातर देशों में महिला और पुरुषों का जो विभाजन है वो अलग अलग तरह से देखा जाता है, जैसे कि उत्पादन क्षेत्र, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि से संबंधित क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्रों में महिलाओं का विभाजन, पुरुषों का विभाजन देखा जाता है। ज्यादा काम मतलब महिलाओं को और पुरुषों को समान काम, तो महिलाएं पुरुष समान काम करते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष जो होते हैं उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है और जो महिला होती है उनको कम सैलरी मिलती है। ये बताया जाएगा इसमें।
तो अधिकतर कम भुगतान वाले कार्यों और बिना स्तर के कामों में महिलाएं पाई जाती हैं। यानी कि जहाँ पर कम भुगतान मिलता है, जहाँ पर कम सैलरी मिलती है और उस काम का कोई भी स्तर नहीं होता, बिना स्तर का काम होता है, उसमें महिलाएं ज्यादा देखी जाती हैं। जैसे कि अस्थायी घरेलू कार्य, आंशिक कालिक अंशकालिक, सॉरी। तो यहाँ पर महिलाएं ज्यादा पाई जाती हैं। जो अच्छे काम होते हैं, बड़े लेवल के काम होते हैं और जिनमें सैलरी ज्यादा होती है, वहां पर पुरुष देखने को मिलते हैं। साथ ही उत्पादकता संसाधन जैसे कि शिक्षा, कौशल और संपत्ति और लेन देन में महिलाओं की पहुंच पुरुषों से कम है। मतलब ये जो अच्छे काम है, बड़े लेवल के काम है, जिसमें ज्यादा भुगतान मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलती है, कौशल से संबंधित, संपत्ति, लेन देन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो इसमें महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से कम है, पुरुषों की संख्या इसमें ज्यादा होती है। इन प्रारूपों का अर्थ है कि आर्थिक आर्थिक नीतियों के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग निहितार्थ हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं और आर्थिक नीतियां, उसमें महिलाओं और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ उनके अलग अलग हित इसमें निर्धारित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए व्यापार उदारीकरण का क्षेत्रवार असंतुलित प्रभाव पड़ा है। इसके जेंडर समानता, आर्थिक संवर्धन दोनों के लिए परिणाम रहे हैं, जो कि केवल हाल के दिनों में जांच का विषय बने हैं। तो ये उदाहरण दे रखा था इसका। अब इसका नेक्स्ट है पाई, घरेलू या फिर बिना भुगतान के क्षेत्र में असमानता है। अधिकतर देशों में महिलाएं ही हैं जिनके कंधों पर घर की देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। मतलब ज्यादातर देशों में ऐसा ही देखा गया है और जनरली इंडिया में तो यही देखा जाता है कि महिलाओं के कंधों पर वो घर की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण करना, तो इसी की जिम्मेदारी होती है। वो बाहर निकलकर बहुत कमी से काम करती हैं। तो ज्यादातर देशों में ऐसा देखा जाता है। ये घरेलू काम महिलाओं के कार्यभार को और बढ़ाते हैं, जिसके कारण राजनीतिक क्रियाकलापों को भरने में बाधा आती। मतलब जब महिलाएं घर के काम करेंगी तो उन पर ज्यादा बोझ आ जाएगा, उन पर ज्यादा कार्यभार पड़ेगा, और जब वो घर के कामों में ही उलझी रहेंगी तो वो राजनीति में भाग तो उसके बारे में सोचेंगी भी नहीं, राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। तो इसीलिए महिलाओं की जो संख्या होती है राजनीति में, वो कम होती है और आर्थिक गतिविधियों को विस्तारित करने में असमर्थता रहती है। जब वो घर के काम करेंगी तो वो अपना आर्थिक रूप से, मतलब फाइनेंशियली मजबूत होने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, आर्थिक गतिविधियों में भी भाग नहीं लेंगी। हाल के अनुसंधानों में अर्थव्यवस्था के जननीय स्तर और आर्थिक उत्पादकता के क्षेत्र के बीच संबंध को प्रदर्शित किया है। विशेष रूप से सभी उत्पादक गतिविधियों की निर्भरता और स्वस्थ श्रमिक ताकत के जन्म और स्थायित्व में और किस प्रकार जननीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है उन आर्थिक नीतियों पर जो कि व्यापार व्यय और नागरिक व्यय से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि आर्थिक नीतियों में जेंडर के संदर्भ में कल्याण को कैसे प्रभावित किया है पर ध्यान। अब मतलब इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि आर्थिक नीतियों में जेंडर का संदर्भ किस तरह, जेंडर को किस तरह से कल्याण का एक साधन बनाया गया है और किस तरह से जेंडर पर ध्यान दिया जा रहा है, किस तरह से महिलाओं का आर्थिक विकास करने की बात की जा रही है, महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ा जा रहा है इस आंदोलन से, इस मुद्दे से। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्हीं आर्थिक नीतियों के परिणाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जितनी ज्यादा जेंडर का मुद्दा बढ़ रहा है, वो आर्थिक नीतियों में जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में भी हमें समझ में आ रहा है। आर्थिक भेदभाव मतलब महिलाओं के साथ जो आर्थिक भेदभाव होता था पहले, उसके नकारात्मक रूप को भी प्रभावित कर रहा है, वो कम हो रहा है उसका नकारात्मक रूप। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, तो जो पुरुष होते हैं वो हमेशा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं। जेंडर असमानता में जेंडर हिंसा भी प्रदर्शित होती है, चाहे महिला के अंतरंग मित्र द्वारा की गई हिंसा हो या एक दुश्मन सेना द्वारा। निर्जातीयता, सफाया या उनका यौन शोषण जैसे युक्तियों और महिलाओं का देह व्यापार। तो महिलाओं के साथ हिंसा भी देखी गई है, चाहे वो कोई पुरुष करे, कोई मित्र करे या फिर कोई दुश्मन सेना करे, ये ज्यादातर होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जेंडर समानता जो है वो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं होती, बल्कि कई अलग तरीकों से भी होती है, जिनको हम माप नहीं सकते, जिनका हम पता नहीं लगा सकते, जिनका हमें उपाय नहीं किया जा सकता, उनमें भी परिवर्तन किया जाना जरूरी है। परिवर्तन नहीं किया जा रहा है उनमें, जो कि किया जाना जरूरी है। समुचित व्यवहार, स्वतंत्रता और सहज योग्यता संबंधी विचार प्राय जेंडर संबंधी घिसी पिटी धारणाओं या अधिकारों पर टिकी होती है।
और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है। मतलब स्वतंत्रता संबंधी जो विचार होते हैं, महिलाओं और स्वतंत्रता, शायद योग्यता संबंधी और व्यवहार संबंधी जो विचार होते हैं, ये आपने देखा होगा सोसाइटी में महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग से निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि महिलाओं का आचरण अच्छा होना चाहिए, जब पुरुषों के साथ पुरुषों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। स्वतंत्रता महिलाओं को कम दी जाती है और पुरुषों को ज्यादा दी जाती है। सहज योग्यता भी महिलाओं के लिए ज्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती समाज में, जबकि पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा योग्य, अगर पुरुष होगा तो उसको बहुत ज्यादा मान्यता दी जाएगी और पुरुषों को हमेशा से योग्यता के लिए ही प्रेरित किया जाता रहा है। तो ये जो समाज है, ये उसकी किसी प्रति धारणा है। विचार और व्यवहार एक दूसरे को अंत तक प्रभावित करते हैं और बालाघात करते हैं। मतलब हमारे जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो अंत तक प्रभावित करते हैं महिलाओं को। एक दूसरे के लिए तर्क प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जो कि परिवर्तन की जटिलताओं की वृद्धि में योगदान देते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आज यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद ये यूनिट का थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स।